अब जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वहीं मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और लड़ाई हो रही है बिग बाजार वाले किशोर बयानी की वजह से। आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो गया है ये। बात शुरू होती है 2019 के नवंबर की। बिग बाजार की हालत खराब होने लगी थी। बिजनेस इतना बुरा चल रहा था कि खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे थे। एक्सपेंशन और पुराने लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे थे। तो किशोर बयानी जी ने पहले अपने पर्सनल शेयर्स बैंक में गिरवी रखे। बाद में वो इन्वेस्टर ढूंढने लगे जो बिग बाजार में इन्वेस्ट कर सके। दूसरी तरफ Amazon को भी इंडियन पार्टनर चाहिए था जो उन्हें वेयरहाउसिंग और डिलीवरी में हेल्प कर सके। Amazon ग्रोसरी बेचना चाहता था। उसे लगा कि बिग बाजार का नेटवर्क पूरे इंडिया में है, इन्हें पैसे की जरूरत है, मुझे पार्टनर चाहिए, ये डील सही रहेगी। Amazon को लगा जैसे ही कोई ग्रोसरी का ऑर्डर प्लेस करेगा तो सबसे पास वाले बिग बाजार से कस्टमर को ऑर्डर चला जाएगा। यहां दोनों की प्रॉब्लम टेक्निकली सॉल्व हो गई बट लीगली नहीं हो पाई। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, दोनों को साथ मिलकर काम करने में समझदारी भी लगी। पर बीच में आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड ऑनलाइन सेलर है, जैसे इस केस में Amazon, वो अपने किसी रिटेलर, इस केस में बिग बाजार, का 10% से ज्यादा मालिकाना हक नहीं खरीद सकता। पर डील तो करनी थी, तो निकल गया एक जुगाड़। बिग बाजार की पेरेंट कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, उसी की एक सब्सिडरी है फ्यूचर कूपन्स जो अपनी पेरेंट कंपनी का 6 से 7% ओन करती है। तो अगर मैं फ्यूचर ग्रुप में रूल अलाउ नहीं करता तो उसकी सब्सिडरी फ्यूचर कूपन्स में 49% शेयर खरीद के Amazon ग्रुप के शेयर्स कंट्रोल कर सकता था। तो यही किया गया। तो Amazon ने 1500 करोड़ में सब्सिडरी के 49% शेयर ले लिए। इससे दोनों में कुछ डील भी हो गई। इनडायरेक्टली Amazon ने मेन फ्यूचर ग्रुप के 3.5% शेयर ले लिए, जिसे बाद में बड़ा किया जा सकता था। और दूसरी तरफ किशोर बयानी जी को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसे मिल गए। जहां Amazon को भरोसा था कि कुछ सालों में ये रूल खत्म हो जाएगा और वो बिग बाजार के और शेयर खरीद लेगा, वहीं बयानी जी को लग रहा था कि बिजनेस ग्रो करेगा और उनके सारे लोन उतर जाएंगे। दोनों ही चीजें नहीं हुई। गवर्नमेंट ने भी रूल्स चेंज नहीं किए और अचानक आ गया कोरोना, जिसमें बयानी जी को लगभग 7,000 करोड़ का घाटा हो गया। यहां एंट्री हुई अंबानी जी की। उन्हें पता चला कि बिग बाजार की हालत खराब है और उसे अगर पैसे नहीं मिले तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो उन्होंने बयानी जी को ऑफर दिया कि 24,700 करोड़ में मुझे अपना पूरा ग्रुप बेच दीजिए, जो सुनने में बड़ी अमाउंट लग रही है पर उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम है। एक्चुअल वैल्यू कहीं 40,000 करोड़ की बनती थी अगर हालत सही होती और वो बेचने की अच्छी कंडीशन में होते तो। पर बयानी जी की थी मजबूरी, उनके पास कैश क्रंच था, तो वो दिल मार के इस डील के लिए मान गए। यहां भी दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों डील करना चाहते थे। पर फिर बीच में आ गया कानून। ट्विस्ट ये था कि जब Amazon ने फ्यूचर कूपन में हिस्सेदारी ली थी तो 3 शर्तें रखी थी। नंबर 1, अगर बाद में किशोर बयानी जी किसी को ये ग्रुप बेचना चाहें तो सबसे पहले Amazon से पूछेंगे कि आप लेने में इंटरेस्टेड हो। अगर Amazon मना कर दे तो बाद में कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। इसे कहते हैं राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। नंबर 2, Amazon ने एक लिस्ट दी कि अगर आपको बाद में किसी को अपने शेयर बेचने पड़े तो आप इन कुछ कंपनीज को नहीं बेच सकते जो कि Amazon की कंपेटिटर हैं। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं नॉन कम्पीट। नंबर 3, अगर बाय चांस हम कोई लड़ाई हो गई तो कोर्ट के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, हम थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन कर लेंगे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। इंडिया में यह कानून है कि आप आउट ऑफ कोर्ट भी थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं और जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन आएगा वो मान्य होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन के लिए दोनों पार्टी ने अग्री किया है तो। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि बयानी जी को चाहिए थे पैसे जल्दी से, वरना बिग बाजार बैंकरप्ट हो जाती। सरकारी रूल्स के हिसाब से 10% से ज्यादा Amazon खरीद नहीं सकता था। मुकेश अंबानी जी पैसे लेके बैठे थे सामने, तो उन्होंने जल्दी से डील कर ली। डील ऐसे की गई कि कंपनीज को पहले रिस्ट्रक्चर किया गया। जो मुकेश अंबानी को बेचनी थी उसे एक अलग एंटिटी में डाला गया और जिसमें Amazon के शेयर थे उसे अलग एंटिटी में डाला गया, जिससे ये डील हो सके बिना Amazon के अप्रूवल से। जब Amazon को ये सब चीज समझ आई तो ये डील रुकवाने के लिए वो सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट चले गए। सिंगापुर के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जब तक फाइनल रूलिंग नहीं हो तब तक डील होल्ड पे रहेगी। इससे बयानी जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो इंडिया में रिलायंस के साथ अपनी डील के सरकारी अप्रूवल्स लेने में लग गए। तो Amazon ये लड़ाई फिर इंडियन कोर्ट में लेके आया कि ये रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील इलीगल है और इसकी रूलिंग अभी सिंगापुर में आनी बाकी है। इसको सरकारी अप्रूवल्स ना दिए जाएं, पर वो उन्हें फिर भी मिल गए। बाद में Amazon दिल्ली हाईकोर्ट आया, जहां थोड़े टाइम के लिए डील पर होल्ड लगी। थोड़े टाइम के बाद रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप को अप्रूवल्स लेने दिए गए। कहा गया कि अभी भी अप्रूवल्स लेने दीजिए इन्हें, बाद में अगर रूलिंग आ गई तो अप्रूवल्स वापस ले लेंगे, बट प्रोसेस पूरा होने दीजिए।
तो अमेजॉन फिर सुप्रीम कोर्ट आया, जहां 22 फरवरी को यह डील दोबारा होल्ड पे डाल दी गई और कहा गया कि पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की रूलिंग आने दीजिए, फिर डील का प्रोसेस आगे बढ़ाइए। देखते हैं कि यह डील आगे जाती है या नहीं। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अमेजॉन पूरे ग्रुप का सिर्फ 3.5% ओन करता है, वो पूरे ग्रुप के डिसीजन पे अपना हुक्म नहीं चला सकता। वहीं अमेजॉन का कहना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यह कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया तो अमेजॉन ने जो पहले इन्वेस्टमेंट करी थी वो वेस्ट चली जाएगी और ये इंडिया के लीगल सिस्टम को इंटरनेशनली कटघरे में खड़ा कर देगा कि यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते, जिसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में डील करने में हिचकिचाएंगे। ये थी अमेजॉन वर्सेस रिलायंस की कहानी फॉर फ्यूचर ग्रुप। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं इन दी कमेंट सेक्शन। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।